नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की और इस युद्ध में भारत की रणनीति को लेकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 143 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नींव को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दाव सभी के लिए स्पष्ट हैं और दुनिया ने जवाब में एक स्पष्ट संदेश भेजा है। रूस एक संप्रभु राज्य को मानचित्र से नहीं मिटा सकता है। रूस बल से सीमाओं को नहीं बदल सकता है। रूस किसी अन्य देश के क्षेत्र को अपने रूप में जब्त नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि 193 सदस्यों वाली असेंबली में निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने मतदान किया और 5 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट डाला। हालांकि भारत सहित 35 देश इस वोटिंग से दूर रहे। उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, यानी एक बार फिर भारत ने रूस के प्रति नरमी बरती है। इससे एक दिन पहले ही भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को बड़ा झटका दिया था। भारत ने पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में रूस की निंदा करने के लिए खुले मतदान की मांग भी यहां पर की गई। पुतिन चाहते थे कि इस पर गुप्त मतदान हो, लेकिन पुतिन की इस डिमांड के खिलाफ भारत ने यूएन में वोट डाला था। हालांकि अब एक बार फिर भारत ने रूस के प्रति नर्म रुख अपनाया है और भारत ने यूएनजीए में बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली। जहां एक तरफ अमेरिका इस मसले पर पूरी तरह से कड़ा रुख अपना रहा है, वहीं भारत बार बार वोटिंग से दूर रहकर रूस की अप्रत्यक्ष रूस से मदद कर रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से दुनिया 2 ध्रुवों में बंट रही है? क्या भारत अमेरिका से दूर जाकर रूस के करीब आ रहा है? तो रूस पर नरमी क्यों? यही है आज का मुद्दा और इस पर 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक, जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी, रक्षा विशेषज्ञ, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पास हुए इस प्रस्ताव के क्या मायने हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जो ये प्रस्ताव 143 देशों द्वारा पारित किया गया और 35 ने अब्सटेन किया है, 5 ने, जैसा कि आप बता रही हैं, इसके खिलाफ वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा सदस्य देश इसके पक्ष में है कि रूस की निंदा की जाए। लेकिन रूस की निंदा की जाए, क्यों की जाए रूस की निंदा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को मजबूर किया गया है यूक्रेन ने युद्ध शुरू करने के लिए, और ये मजबूर किया है नाटो ने, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। जब 1990 में रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद से इसकी नाटो का कोई औचित्य ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी नाटो को जारी ही नहीं रखा गया, बल्कि नाटो को और ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर बढ़ाया गया। तो ये तो जानबूझ करके रूस को इंस्टिगेट करने की, भड़काने की कोशिश है। और 14 देशों को नाटो ने अपने में मिला लिया। यहाँ तक कि अब नाटो की आर्मी जो है, नाटो की बंदूकें जो है रूस की सीमा पर पहुंच गई। ऐसे में अगर यूक्रेन को ये किया जाता तो ये लाजमी था कि रूस इसका प्रतिकार करता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि रूस कुछ दिन और युद्ध शुरू करने के लिए रोक सकता था। लेकिन जहां तक बात यह है, महासभा में इन प्रस्तावों की वैलिडिटी की, वैलिड है, लेकिन ये कितने बाध्यकारी हैं, ये इसी से जाहिर हो जाता है
कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अमेरिका के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित हुए शीत युद्ध के दौरान, लेकिन अमेरिका ने किसी प्रस्ताव का कोई पालन नहीं किया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने सिर्फ महासभा ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके भी आदेशों का, उसकी रूलिंग्स का भी पालन नहीं किया जी। तो ये अलग अलग, हमारे लिए एक अलग स्टैंडर्ड है और रूस के लिए अलग स्टैंडर्ड है। अमेरिका ये दिखा रहा है, तो इसका मेरे ख्याल से कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ वैसे भी एक समझ लीजिए कि असफल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक पेपर टाइगर बन के रह गया है, जिसके पास अपने प्रस्तावों को कार्यान्वित कराने के लिए कोई शक्ति नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो इस दौरान देखने को मिल रहा है। राघव जी, सर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेतृत्व फिर से 2 ध्रुवीय दुनिया तैयार कर रहा है। ऐसे में भारत जैसे कथित तीसरी दुनिया के देशों का क्या भविष्य है, जबकि कई बड़े एशियाई देश अमेरिका या रूस के एलाई रह चुके हैं? इसको समझना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से। जी देखिए, अभी जो ब्लॉक्स हैं, जो पावर ब्लॉक्स हैं, एक नाटो कंट्रीज का ब्लॉक है। और आप ये देखते हैं कि जो लड़ाई है वो यूक्रेन लड़ रहा है जी, लेकिन इसको जो लॉजिस्टिक्स, वेपनरी, इंटेलिजेंस, ये सब अमेरिका और उनके एलाइड नाटो फोर्सेस दे रहे हैं। यूक्रेन मुकाबले में है। वेपनरी, मैन पावर, फायर पावर और एयर डिफेंस, वो बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन आप अगर रशिया में देखें, उसको जो हेल्प है वो सिर्फ अपने पे है। रशिया ने जो इसको असेसमेंट किया था वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए किया था। आज इसको युद्ध को लगभग 7 महीने के करीब हो गए। नंबर 1 बात, आज क्रीमिया ब्रिज के बाद जी, ये पोजीशन हो गई है रशिया की कि वो इसको बहुत पर्सनलाइज ले रहा है। जैसे अमेरिका ने पर्ल हार्बर को जो है डैमेज होने के बाद जो उन्होंने जापान में न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी, आज रशिया ने जब से ये ब्रिज डैमेज हुआ है वो बहुत ही ध्वस्त किया है, बहुत ही गया है यूक्रेन के अंदर। और अपने जो न्यूक्लियर शिप है वो भी रशियन है। तो ये एक युद्ध है जी, और के अंदर पुतिन भी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और नाटो भी डायरेक्टली और सपोर्ट कर रहा है। एक विश्व के अंदर एक नया आप देखेंगे, कंट्रीज बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं जी, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इस के बड़े परिणाम यूरोप के लिए भी है, तो विश्व के लिए है। विश्व में रिसेशन, बिकॉज कोई वॉर से कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती है। आर्थिक स्थिति यूरोप की भी, अमेरिका की भी और रशिया ऑफकोर्स वो हो रही है और इसका इंटरनेशनल इफेक्ट आ रहा है। काफी इससे इसको नुकसान हो रहा है। मैं आपके चैनल पर अर्ज करना चाहता हूँ देशों को, जो देश है, यूएन देश है, कि एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए जी, तो एक सॉल्यूशन निकले। बिल्कुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। त्रिपाठी जी, हम आपसे यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि 193 देशों में से 143 की सहमति वाला यह प्रस्ताव यूक्रेन को कैसे राहत दे सकता है, क्योंकि वॉर विक्टिम तो वही है। देखिए, मेरे ख्याल से रेणु जी, इस प्रस्ताव से सिर्फ यूक्रेन अपनी पीठ ठोक सकता है कि ज्यादा देश उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल मदद की बात आती है तो खाली नेटो देश उसकी मदद करते हैं, बाकी ज्यादा देश उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए, ये चीज नहीं भूलना चाहिए। ये कहा जाता है कि
इतने दिन तक ये युद्ध चल रहा है और उससे रशिया को सेटबैक हुआ है। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि इस युद्ध से सिर्फ रशिया को ही सेटबैक नहीं हुआ है, नाटो को भी सेटबैक हुआ है, नाटो की भी शक्ति छीनी हुई है। अमेरिका के पास भी, अमेरिका में आप देखिए आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि आखिर हम कब तक रशिया के खिलाफ युद्ध करते रहेंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक पेट्रोल की वजह से महंगाई बढ़ गई है, दूसरे सऊदी अरेबिया के ओपेक प्लस द्वारा पेट्रोल का प्रोडक्शन कम, क्रूड का प्रोडक्शन कम होने से उसके दाम बढ़ गए हैं। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन लॉबी है जो कि चाहती है कि युद्ध चलता रहे ताकि हमें और हथियार बनाने की हम और हथियार बनाते रहे। एक बहुत बड़ी हथियार की कंपनी जो अमेरिका में है, उससे एक सीईओ ने अभी हाल में ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा लाभ जो है, हमारा प्रॉफिट जो है वो 400% से ज्यादा हो गया है पिछले 8 महीनों में। तो ये आप समझ लीजिए कि युद्धोन्माद किधर जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग सोचते हैं कि ये बहुत लंबा खींच गया, हाँ, पहले किसी को नहीं उम्मीद थी किसी भी पक्ष को कि ये लंबा खींचेगा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ लीबिया, इराक और कुवैत के वार के पीछे। इन तीनों देशों की ताकत कुछ भी नहीं थी अमेरिकी ताकत की तुलना में, लेकिन फिर भी ये 6 महीने से लेके 11 महीने तक ये युद्ध चला। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये युद्ध 6 महीने में खत्म हो जाएगा, जिसमें एक और नाटो की सारी पावर है अमेरिका की लीडरशिप में, दूसरी ओर रशिया है। तो युद्ध तो चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, और अगर समझौता भी होता है तो थोड़ा बहुत चलेगा, जैसे सीरिया में हो रहा है या और कहीं छुटपुट होता रहेगा। ये इतनी जल्दी इस चीज का कोई पूरा सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और जहां तक ये बात है कि देशों को चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन निकालने की क्षमता ही नहीं, सोल्यूशन निकालने की मनोवृत्ति होनी चाहिए, जो कि कई देशों में नहीं है। कई देश ये नहीं चाहते कि हाँ इसका कोई सोल्यूशन निकले, और युद्ध उनके लिए बाहर की चीज होती है, जो कि उनके देश को सीधे सीधे ज्योग्राफिकली या मिलिट्रीली नहीं अफेक्ट करती। एक चीज देखिए, ये एक युद्ध के बारे में ये कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि अ वॉर डजंट डिसाइड हु इज राइट बट इट डिसाइड हु इज लेफ्ट। जो बचते हैं बस वही बचते हैं। तो मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि अगर दोनों पक्ष जानते हैं, माफ कीजिएगा, कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर भी हुआ तो उसके आगे एस्केलेट नहीं होगा फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर में। इसकी कोई पक्ष गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए दोनों अभी तक चांस है, न्यूक्लियर वॉर नहीं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकी स्वीकार कर रहे हैं, अपने नागरिकों को कह रहे हैं ऐसे कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं रहा। मैं पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ कि रूस न्यूक्लियर अटैक करेगा और अमेरिका उसका प्रतिकार करेगा, लेकिन अभी तक देखिए ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देशों के लोग, दोनों ही पक्षों के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो 1945 में हुए न्यूक्लियर अटैक से कुछ सीख न ले, क्योंकि जानते हैं अगर एक न्यूक्लियर अटैक होगा तो वो सिर्फ वही होकर नहीं रह जाएगा। आज 15 देश न्यूक्लियर पावर हैं, एक के बाद एक कम से कम 4-5 अटैक होंगे। 4-5 अटैक का मतलब पूरे यूरोप का सत्यानाश, पूरे यूरोप को 40 साल के लिए यूरोप की इकोनॉमी ही नहीं, यूरोप की पॉपुलेशन को भी भुगतना पड़ेगा, जैसे जापान की पॉपुलेशन 40 साल तक भुगती थी। इसलिए कोई देश वो नहीं करेगा। सब ये पोस्टरिंग कर रहे हैं कि हम ये कर दें, थोड़ा थोड़ा करके एस्केलेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका आ जाए जहां दोनों देश एक दूसरे से बात करने को तैयार हो। लेकिन फिलहाल कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राघव जी, आपसे हम यहाँ समझना चाहेंगे, यूक्रेन के जिन क्षेत्रों को रूस ने बलपूर्वक कब्जाया है, संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रस्ताव से उनका स्टेटस कागज पर तो यथावत रहेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं बदलेगा। क्या असीमित सैन्य क्षमता संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को विश्वसनीयता के समक्ष एक चुनौती है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि यूएन की जो भूमिका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप जहां पे भी देखें कि यूएन इतना सक्षम होना चाहिए जो कि
कमजोर देश हैं पावर में, फायर पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिकल पावर और पॉपुलेशन। यूएन को सामने आना चाहिए और इफेक्टिवली एक निर्णायक रूप देना चाहिए। वो यूएन से नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस युद्ध के अंदर देखें कि इतना लंबा खिंच चुका है और 400 एरिया जो पुतिन साहब ने पूरे ले लिए हैं, फोर्सफुली ले लिए हैं, जो बॉर्डर को 4 स्टेट को ले लिया है, ये अपने आप में एक बहुत ही गलत चीज है। आज 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग एक विकसित देश हैं और ये एनक्रोचमेंट का टाइम नहीं है जी, ये एक विकास का वो है। पुतिन साहब का जो ऑब्जेक्टिव है अखंड रशिया को बनाने का, वो आज के देशों में नहीं होना चाहिए। आज डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर कंट्री का राइट है कोई भी अलाइनमेंट में जाने में, कहीं भी जाने में उनका एक अधिकार होना चाहिए। आज हम लोग सब विकसित देश है और ग्लोबलाइजेशन का समय है। आज पोलराइजेशन का समय नहीं है। विश्व एक परिवार है। आज किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या मिलिट्री डिजास्टर आता है, इट अफेक्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली नेबर के अलावा भी जो दूसरे देश हैं, सप्लाई लाइन, लॉजिस्टिक, जो इंटरडिपेंडेंस है, एनर्जी लाइन, तो ये पूरे जॉब, रोजगार, ये सब को इफेक्ट करता है। तो हमें एक यूएन के अंदर एक आवश्यकता है कि उनके एक मजबूती रहनी चाहिए और जिसको कि सारे देश उसको माने। और विश्व आज एक डेवलप्ड है, ये आज 18th सेंचुरी नहीं है, 19 में, आज 21st सेंचुरी है। जी, बिल्कुल तो सही कहा। हम लोगों को बड़े सिविलाइज्ड सोसाइटी से सॉल्यूशन डेमोक्रेटिक तरीके से करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर शुरुआत में बात की, इसको एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था जिसे रूस ने वीटो लगाकर रोक दिया था। वीटो रखने वाले देश के खिलाफ आम सभा का ये प्रस्ताव अमेरिका की कूटनीतिक सफलता कही जा सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास से नजर डालें तो पिछली शताब्दी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां संयुक्त राष्ट्र सभा ने कई ऐसे निर्णय किए हैं जो अमेरिका के खिलाफ थे, लेकिन अमेरिका वहां पर कुछ नहीं कर पाया और बल्कि अमेरिका उल्टी ये धमकी देने लगा। अगर आपको याद हो कि हम न्यूयॉर्क से यूएन को हटवा देंगे, यूएन को न्यूयॉर्क में हाउस नहीं करने देंगे। यहाँ तक हुआ, जबकि अमेरिका जो है, हर देश को ये कहा जाता है कि हर देश अपनी जीडीपी का 1% संयुक्त राष्ट्र संघ में डोनेट करेगा उसके खर्चे के लिए। अमेरिका सबसे ज्यादा करता है, 0.7% करता है, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा होता है, बहुत सब्सटेंशियल हो जाता। तो अमेरिका ने वो धमकी का असर हुआ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ यूएन में वही हालत चली। यूएन बनाया गया था एक अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन वो पेपर टाइगर होकर, टूथलेस टाइगर होकर के रह गया, दंतविहीन व्याघ्र होकर रह गया। अब उसकी क्या स्थिति है, ये कहना आसान है, हम सब ये कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी होना चाहिए पर नहीं चलती। डिप्लोमेसी चलती है क्या हो रहा है, उसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या निकल सकता है। और अभी देखिए ये है कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि उसकी बहुत बड़ी जीत है, तो मैं तो कहता हूँ 193 में से अगर 180 लोगों ने भी, 180 राष्ट्रों ने भी अगर रूस के खिलाफ निंदा की, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस से जिसके रिश्ते जैसे हैं वैसे रहेंगे यूनाइटेड नेशंस और नो यूनाइटेड नेशन, तो वो वैसे ही रहेगा। इसलिए सबसे इसमें अभी होना क्या चाहिए कि अभी दोनों पक्षों को किसी तरह से कन्विंस करना चाहिए कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और वार्तालाप करें, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा
बस वही एक तरीका। और रही बात ये बिल्कुल आपने सही कहा सर कि वार्तालाप जो है वो बेहद जरूरी है। राघव जी, पिछले कुछ दशकों में इराक से लेकर यूक्रेन तक कई हमले हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अक्षमता बार बार सामने आई है, वो तात्कालिक और स्थायी समाधान नहीं दे सका है। हालांकि इसमें मेरी सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि क्या सैन्य सामर्थ्य ही अंतिम सत्य है और निशस्त्रीकरण की बात करने वालों को ये घटनाएं हाशिए पर धकेलती हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आप। वॉर और युद्ध जी कोई सॉल्यूशन नहीं। जो नेगोशिएशन जो होती है बाद में वो टेबल पर ही आना पड़ता है। वॉर के बाद दोनों पक्षों को वहीं पे आना पड़ता है और वहीं पे ही फैसले लिए जाते हैं और वहीं पे ही एक मसौदा तैयार होता है। वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर पीस। जी, सॉल्यूशन फॉर पीस इज बैठ के नेगोशिएशन किए जाते हैं, टेबल पे बैठे जाते हैं। अल्टीमेटली कोई भी आप युद्ध को उठा के देख ले, अल्टीमेटली फैसला वहां से निकल के आता है। नंबर एक, ये बहुत ही आपने अच्छा किया कि आज जो वेपन की जो रेस लगी हुई है, न्यूक्लियर अरेस्टर या जितना भी न्यूक्लियर एसेट्स को जो कंट्री कर रही है, इसके ऊपर भी बड़ा इफेक्टिव चेक होना चाहिए और प्रत्येक देशों के ऊपर भी चेक होना चाहिए यूएन से कि ये निशस्त्रीकरण किया जाए, ये आर्म रेस की तरफ नहीं जाए। विश्व शांति की तरफ जब जा सकता है जब एक सहमति बनके और इसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। आर्म रेस बिल्कुल, और इसमें जो भूमिका होनी चाहिए वो अमेरिका, रशिया, जो भी बड़े, चाइना, जो ये देश है जो डेवलप करते हैं वेपनरी को, इनके ऊपर भी एक इफेक्टिव चेक आना चाहिए। बिल्कुल, विश्व शांति की तरफ जा सकता है और इसके लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे रूस यूक्रेन जंग की और इस युद्ध में भारत की रणनीति को लेकर, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।